अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम वाशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब, कैपिटल टीवी वाशिंगटन अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाला। आसिम साहब, सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे पहले शो का बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। वेरी गुड। आपका शो बड़ा अच्छा है और अभी तो स्टार्ट है। और पाकिस्तान टू अमेरिका के बीच में वो जी गाना आपने सुना होगा ना, सात समंदर पार। तो पूरी दुनिया जो है समा जाती है। तो जी 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 आइंदा जी। जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान और जो नाज़रीन है उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव शो होगा। और यकीनन मैं ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में आप मुख्तलिफ गेस्ट्स को लेंगे जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ होगा, तो ये अच्छी बात होगी। इंशाल्लाह। अच्छा, आसिम साहब, सबसे पहले हम अमेरिका से शुरू कर लेते हैं। सेनेटर हैं, अमेरिकन सेनेटर हैं और सीनियर सेनेटर हैं, वो है लिंडज़ी ग्राहम। उन्होंने अमेरिकन सदर जो बाइडेन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते में कुछ हिचकिचाहट जो उन्होंने दिखाई थी, उस पे बड़ा हैरत का इज़हार किया और कहा है कि सुनकर बड़ी हैरत हुई कि बाइडेन ने अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान के सिलसिले में वज़ीर आज़म से कोई राब्ता ही नहीं किया है। वो इतना परेशान क्यों हैं? देखें, जहाँ तक अमेरिका की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, अमेरिका जो है पाकिस्तान से इससे पहले जब भी राब्ते किए हैं, अड्डे मांगे हैं, जिस किस्म के भी ताल्लुकात किए हैं, वो हमारी आर्मी की और अस्करी क़यादत से किया है। और वो अभी भी उसी तरीके से जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जो ट्रंप के बारे में कहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ़ एक तो उन्होंने सोचा हो कि जनाब, पाकिस्तान एक अमेरिका के मुकाबले में एक छोटा-सा मुल्क है और अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए यस, पाकिस्तान की उनकी ज़रूरत है। लेकिन जो अमेरिका की अस्करी क़यादत है, वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से जो ताल्लुकात रखी हुई है और जिनको जो लेना होता है वो आपस में बातें करके ले लेते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म तक की बात ही नहीं गई है अभी तक। तो अभी आपने देखा कि अच्छा। जो मुईद यूसुफ थे, उन्होंने भी कहा कि जब अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म को टाइम मिलेगा तो वो बात कर लें। हम तो तैयार हैं बात करने के लिए। तो बात तो हो रही है, बात तो किसी तरीके से भी नहीं रुकी हुई। जो भी जभी तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि अड्डे दें, नहीं दें, क्या करें? लेकिन लेकिन आसिम आसिम साहब, उस ट्रंप की तरह का जो जोश और खरोश था वो देखने में नहीं आता बाइडेन के लिए। देखिए, ट्रंप ने जो एक चीज़ यहाँ पर व्हाइट सुप्रीमेसी के हवाले से किया था, लोगों को थोड़ा-सा बाँट दिया था, अच्छे काम भी किए थे, ऐसी बात नहीं है। कोई भी प्रेज़िडेंट आता है एज़ एन अमेरिका, अगर वो सोचे, उसने बहुत सही काम भी किए थे। लेकिन जो अमेरिका के अंदर ही जो एक थोड़ी-सी नफ़रत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी आपस में, वो ट्रंप के लिए नुकसानदेह बन गई और वो अमेरिका के लिए भी बन गई है। और बाइडेन जब से आए हैं, आप देखें कि इकॉनमी से लेके, वैसे तो ट्रंप के ज़माने में भी इकॉनमी अच्छी थी, लेकिन बाइडेन जो है वो इंटरनेशनल ताल्लुकात पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। और आज वो तकरीरों में ट्रंप का कहीं भी ज़िक्र नहीं करते। ट्रंप के बारे में उनकी अच्छा। तकरीर में कुछ नहीं होता कि पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने बहुत कुछ किया। उन्होंने खामोशी से आके, अब उनका टाइम है, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, और उन्होंने अपने हिसाब से जो है इस मुल्क को लेके चल रहे हैं। तो हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि जब अभी 3 साल होने को आए हैं, हम पिछली हुकूमत से ही निकलने नहीं है। हमारी हर चीज़, अगर ट्रेन का हाँ। हादसा भी होता है, तो वो भी पिछली हुकूमत पे डाल दिया जाता है। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? अब शर्मिंदा ही होते हैं हम, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकते। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा जो दौरानिया है, मेरा जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। जबकि पिछली गवर्नमेंट का कहें तो कोई 10 साल, कोई 20 साल, तो ये दौरानिया बहुत ज़्यादा है। इतने थोड़े से वक़्त में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसी नज़र से देखा जाए, ना कि वो 10 और 20 साल के दौर की जो कहानी है उस पे देखा जाए। इसलिए वो कहते हैं, मैं बार-बार कहता हूँ। बिल्कुल, क्या ज़बरदस्त देखें लॉजिकल
इस पे सिर्फ हँसी आ सकती है, कुछ नहीं हो सकता। जब आप एक मुजरिम को पकड़ते हैं और मुजरिम अदालत में कबूल कर लेता है, हाँ, हाँ। आप मैंने इसको रेप किया है या मैंने इसको कत्ल हाँ, किया हाँ। है, तो आप ये तो कर सकते हैं कि हुँ। सुप्रीम कोर्ट को बोलें कि जनाब आपकी अच्छा। छुट्टियाँ गई, बस बहुत कर ली छुट्टियाँ आपने, अब आपकी छुट्टियाँ जो हैं सिर्फ 1 महीने की हाँ, हाँ। होंगी या 15 दिन की होंगी। दैट्स इट। हुँ, आप हुँ। अपने जो 10 लाख या 20 लाख 18 लाख केसेज़ निचली अदालतों में हैं और पता नहीं हुँ, कितने हुँ। लाख केसेज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं और आप अभी भी छुट्टी पे चले हुँ। जाते हैं, आप सज़ाएँ देते ही नहीं हैं। सही। आप सज़ाएँ दें, वज़ीर-ए-आज़म कह सकता है ना कि आप काम करें। अगर एक जज का सुबह से शाम हुँ। तक का टाइम टेबल देखा जाए कि उसने कितने मुकदमे किए और कितनों को सज़ाएँ दी हुँ। और उसके बाद 1 महीने बाद रिकॉर्ड हुँ। निकाल लिया जाए और 1 साल बाद। हुँ। तो ये इन सबको ना अपने जॉबों से रिज़ाइन कर देना चाहिए, ना ही जज अपना काम करें। देखें लॉ एंड ऑर्डर किस तरह मेंटेन होता है, जब आप सज़ाएँ देते हैं। आपने हुँ। सही। जो रेपिस्ट जो हमारे यहाँ होते हैं, जो ज़ैनब का केस था, आपने क्यों सज़ा दी हुँ। ज़ैनब पे? क्योंकि हुँ। इंटरनेशनल दबाव था आपके पास। साहिवाल के उसमें जब आपने अच्छा। उसको सज़ा दी, क्यों दी? क्योंकि इंटरनेशनल दबाव था। आप अपने लिए कुछ नहीं हुँ। कर रहे, 3 साल हो गए हैं, हमने सुना था, मैं तो कहूँगा भाई ये जो पैसे चोरी करके भागे हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करके भागे हैं, इनको हुँ। पकड़ो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आस हम इनको 3 साल में मुझे आप बता दें, किसी एक मनी लॉन्ड्री करने वाले को सज़ा मिली है? आपका पाकिस्तान के अंदर बैठी हैं। आप आपको आपको शायद याद हो कि इमरान खान कहते रहे कि नवाज शरीफ को जाने से पहले एक बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा और कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यही हमारे जजेस थे जिन्होंने कहा कि नहीं इनको जाने दिया जाए और आज वही कहते हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट ने जाने दिया। अच्छा एक बात मैं और पूछना चाहूँगी पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ लोग जो है फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश करते हैं और आप भी चाहे वो एंकर्स हों या जो कोई सहाफ़ी हों वो भी करते हैं। लेकिन बहुत कम पाकिस्तान में ये होता है कि हम किसी जज को या चीफ जस्टिस के बारे में कोई बात कह सकें। यहाँ पाकिस्तान में आप नहीं कह सकते। ऐसा क्यों है? अकाउंटेबिलिटी क्या उनकी नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और हम सब उसकी हुँ। रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ हुँ। हम उनको सैल्यूट वो करते हैं, बॉर्डरों की वो हुँ। हिफ़ाज़त करते हैं। लेकिन हुँ। जब चंद लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आके उसमें छेड़खानी हुँ। करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग पीआईए हुँ। जैसे इदारों में जो हैं सर्विंग एयर कमोडोर आ जाते हैं, अ हुँ। अरशद मलिक जो वो हैं एयर मार्शल हैं, वो आ जाते हैं और उसके बाद वो जो जहाज़ जब गिर जाता है तो वहाँ हुँ, पे हुँ। एक औरत को वो कहते हैं कि आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? मेरा नाम है एयर मार्शल अरशद मलिक। आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? मेरा नाम हुँ। है। 4 दफ़ा उस खातून को उस एयर मार्शल ने ये बताया कि मेरा नाम अरशद मलिक है, आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? तो हुँ। ये जब खुदा हुँ। बनकर आते हैं तो इन पे क्रिटिसाइज़ होता है। कोई पाकिस्तान आर्मी पे, नेवी पे, एयर फ़ोर्स पे नहीं इल्ज़ाम लगाता। जब हुँ। सेनेट में के 4 रुकनी कमेटी एक एयर कमोडोर हैं, मेरा ख़्याल है अंजुम नाम है शायद उनका, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ। तो वो उनको हुँ, हुँ। बताते हैं कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में उन्होंने की है। सेनेट की पूरी हुँ। 10 रुकनी टीम जो है वो बताती है कि तमाम व्हाट्सएप रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो उसको गिल्टी होते हैं कि जनाब इसने किया है, लेकिन वो सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि वो वर्किंग सर्विंग ऑफिसर है। तो वो लिखते हैं एयर हुँ। चीफ को कि प्लीज़ इसको सज़ा दें, लेकिन आज तक उसका कुछ हुँ। नहीं होता। तो फिर ये बेचारे हुँ। एंकर मजबूर हो जाते हैं और मैं आपको फिर बता दूँ कि ये एक बहुत छोटा-सा तबका है जो कि आर्म्ड फोर्सेस को बदनाम कर रहा है और आर्म्ड फोर्सेस हुँ। को एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर कि ये जब सिविलियन उसमें आते हैं, ये सिर्फ़ पैसे कमा हुँ। रहे होते हैं। आप आर्म्ड फोर्सेस के डीलर्स को देख लें, जो कि डीलर से मुराद मैं कह रहा हूँ कि जो हाँ, हमारे हाँ। लैंड माफिया डीलर बन गए हैं, उनके हुँ। अपने-अपने गाँव, अपने-अपने शहरों में कितनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनी हैं, वहाँ पर वो अ उनका कोई वो कुछ नहीं पूछने वाला। जी। तो आसिम साहब मैं यही तो बात कह रही हूँ ना आपसे कि फ़ौज के लिए ज़ाहिर रिस्पेक्टेबल है हमें अज़ीज़ हैं ये लोग अपनी जानें देते हैं। पाकिस्तान हो चाहे बाहर आप लोग जिस तरह से शोज़ करते हैं, लेकिन
फिर भी हम कह सकते हैं कि हम आर्मी को निशाना बना लेते हैं। लेकिन आज तक अदालतों बिल्कुल, पे किसी ने देखें कोई इतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। किसी जज के बारे में नहीं लिखा, किसी चीफ जस्टिस के किसी गलत फैसले के बारे में आप नहीं लिख सकते, क्यों? उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ हुँ, हुँ, अदालतें जो हैं, वो आपको हुँ, पता हुँ, है अदालत के रूम के अंदर जो है, वो एक वकील ने कुर्सी उठा के जज को मारी थी और कहा था हम तुम्हें देख लेंगे, तूने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। जजेस के खिलाफ जब आप बात करते हैं, जजेस कोई ना कोई चीज़ बहाना बना के पुलिस को यूज़ करके आपको किसी न किसी तरीके से घेर लेती है। उनके हाथ में हुँ, डायरेक्ट लॉ है और वो आखिरी हद है जिसके आगे कुछ नहीं लगता। जैसा कि अभी कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना यानी पूरी दुनिया में कोविड-19 है और मैं तो बहुत हुँ, खुल के जजेस को वो कहता हूँ कि ये इतने इनकी शर्म इनको आँखों में नहीं है कि दुनिया पूरी जो है अपनी गरीबों के लिए जो है वो दरवाजे खोल दिए हैं, पैसे उनके घरों में पहुँचा रहे हैं, आटा उनके घरों में पहुँचा रहे हैं और ये हमारा चीफ जस्टिस उनके घरों को तोड़ रहा है। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी गरीब नाले पे घर बने बिल्कुल, हुए कोने में, जिधर 5-5 6-6 लोग रह रहे हुँ, हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं और वो अपने टूटे हुए घर पे चादरें लगा के रह रहे हैं। लेकिन जब नेस्ला टावर तोड़ने की बारी आई, तो फिर हुँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निकल कर आ गई, पीटीआई भी निकल कर आ गई, हुँ, बाकी तमाम जमातें निकल हुँ, कर आ गई। उन्होंने शामियाने और टेंट लगा लिए कि हम नहीं तोड़ने देंगे। तो मैं फिर उन बेशर्मों को मैं तो साफ खुल के कहता हूँ माज़रत के साथ हुँ, मीडिया में बैठ के इनकी इनमें कोई शर्म हया नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने लेटर लिख के इनको शर्म दिलाई कि कोरोना में भाई हुँ, पूरी दुनिया में गरीबों का बिल्कुल। की अमवात हो रही है, गरीब मुश्किल हालात में हैं। आपको आपका ये अमल जो है ये क्वेश्चन मार्क है। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. आसिफ साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने मुदाखलत की है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या यूनाइटेड नेशन हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकती है या उस पे कोई सदर मुमलिकत जो हैं या फिर वज़ीर-ए-आज़म कोई एक्शन ले सकते हैं? देखें जब दुनिया में किसी भी मुल्क पर जो है मुल्क के जो ह्यूमन राइट्स जब आप इंसानी हमदर्दी की खिलाफ वर्जियाँ करें, आप हुँ, धड़ाधड़ गरीबों के घर तोड़े चले जा रहे हैं। अच्छा हुँ, जी, आप तोड़ दें क्योंकि लाज़िम बात है वो तजावुज़ात हैं या हुँ, उनके पास हुँ, लीगल वो भी हैं, तो दुनिया में जब भी ऐसी चीज़ होती है, वो क्या होता है कि आप उनको पेमेंट करें और उनसे बोलें हुँ, घर खाली कर दें। हमारे यहाँ हुँ, अगर लियारी एक्सप्रेस बना था तो 2.5 लाख लोग जो हैं उसमें हुँ, मुतासिर हुए थे। कितनों को हुँ, पेमेंट मिली, कितनों को नहीं मिली। तो जब इस किस्म की आप मुसलसल जो है ना वो खिलाफ-वर्जियाँ करेंगे तो यस हुँ, बिल्कुल, वो इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, वो खत लिख हुँ, सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये एक बदनामी है। हम हुँ, मेरी अभी यूनाइटेड नेशन के एक सफ़ीर से बात हुई थी 2 वीक पहले। तो हुँ, मैंने उनको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो तमाम चीज़ें बताई थी कि सर खुदा के लिए कुछ करें, उन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। 20-20 हुँ, गाड़ियाँ पुलिस की, रेंजर्स की लगा के उनके गरीबों को घर तोड़ दिए जा रहे हैं। उनको कोई ऐसी जगह नहीं दी जा रही कि जहाँ वो जाके रहें। वो अपने ही टूटे हुए घरों में जो है वो फिर हुँ, रहते हैं या फिर इधर-उधर हुँ, चले जाते हैं। वो कहीं न हुँ, कहीं तो रहते हैं ना। वो जहाँ भी ज़रूर, रहेंगे वो अब तो टोटली लीगल नहीं होंगे, वो तजावुज़ाती बना हुँ, के ठहरेंगे ना। तो आप हुँ, जब उनको पैसे देके वहाँ से निकालेंगे, तो फिर क्या होगा कि वहीं कहीं न कहीं वो ज़मीन खरीदेंगे या वो जहाँ हुँ, से आए हैं वहीं चले जाएँगे। हर हुँ, शख्स कराची में रोज़गार के लिए आता है। दुनिया सही, के बड़े-बड़े जो शहर होते हैं उसमें रोज़गार के लिए आते हैं। लेकिन जब आप अब बड़ी जो बिल्डिंगें हैं जैसे नेस्ला टावर है, इधर है, उधर है, हुँ, वो लोग तो इतना वो भी रख सकते हैं कि लॉयर कर लें या अपने साथ हमने देखा कि जी हुँ, सिंध के अंदर या हुँ, जो पहाड़ियों के ऊपर आबादियाँ हैं, वहाँ पर ये जाएँ ना, वहाँ पे इतनी फायरिंग होती है, ये वापस पलट कर आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती, जहाँ इनकी चलती नहीं है, वहाँ ये मुदाखलत नहीं करते और जो बेचारे गरीब हैं, जिनको दूसरे वक़्त का खाने का जो है ना, नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, वहाँ आप धड़ाधड़ बड़े मज़े से जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनें लेके पहुँच जाते हैं और धड़, 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 धड़
मतलब कुछ थोड़ी सी तो शर्म होती है ना, थोड़ी सी शर्म सही। होती है। आप आए अच्छा। कराची में, आप देखें तो बिल्कुल नालों पे घर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। हाँ। लेकिन कम से कम उसका ये तरीका नहीं है कि आप जिंदा लोगों को ना जिंदा दरगोर कर दो। आसिफ साहब, आप हम नाले की बात कर रहे हैं, हम तजावुजात की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कराची के मकीनों की, उन लोगों की बात करें जैसे कि नस्ला टावर है, उन्होंने भी अपना सब कुछ बेच के तब जाके उन्होंने 3 करोड़ या 4 करोड़ किए होंगे। जैसे नस्ला टावर के मकीन और बिल्डर्स जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इमारत गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील भी की है और कहा यह कि नस्ला टावर की जो इजाफी अराजी जिसको वो गैर कानूनी कह रहे हैं वो भी कानूनी है, लेकिन चीफ जस्टिस मानने को तैयार नहीं देखिए, है। ये पाकिस्तान की खबरों में है, हमारे बहुत अच्छे एंकर्स हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया, मेरे प्रोग्राम में आके बताया कि 16 डिफरेंट इदारों से सर्टिफिकेट लेके नेस्ला टावर या दूसरी चीजें जो हैं इस तरह की बनी थी, जो कि तोड़ी गई हैं, जो पार्क हैं, जो अपार्टमेंट हैं, जो दुकानें हैं, तो आपने उनको तो कोई सजा नहीं दी। आपने बिल्कुल। बिल्डिंग जो अथॉरिटी है, जो सिंध के लोग के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, उनको कोई सजा नहीं दी। आपने कोई बिल्डर को कुछ नहीं कहा। आपने डायरेक्ट आके ये खुदा बन गए हैं। जब खुदा, वो कहते हैं ना कि खुदा को जब नीचे जब कोई खुदा बन जाता है तो फिर अल्लाह की लाठी हरकत में आती है। तो ये चीफ जस्टिस साहब खुदा बन गए हैं, ये समझ रहे हैं कि हम गरीबों को सरजमीन से निकाल देंगे लेकिन हमारा खूबसूरत शहर निकल आएगा। ये वो भूल गए हैं कि जो कानून के रखवाले हैं उनकी सबसे ज्यादा कराची के अंदर जो है ना तजावुजात हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जो है वो तजावुजात हैं, जो शादी हॉल की सूरत में हैं, जो जहां वो ठहरते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स सेंटर में वहां ठहरे हुए हैं। 30 साल से वो तजावुजात पे है, लेकिन इनको नजर नहीं आती। इनको नजर, यहाँ ये आंख बंद कर लेते हैं। ये कह तो देते हैं कि जनाब के आर्मी के लोग शादी हॉल चलाएंगे। ये हमने देखा बहुत सारी चीजें खबरों में चल रही थी, मुझे नहीं पता उसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन, मैं आपको भी दिखाऊंगा, कि आपको भेजूंगा, आप दिखाइएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। आपके जितने कराची के अंदर अगर आप पानी बेचने वाले को देख लें, वो कौन बेच रहे हैं और वो किस तरीके से बीच में कराची पे आने वाले पाइप पर अपना हाइड्रेंट बना लेते हैं, उधर से धड़ाधड़ जो है वो 5, 10, 12, 15 हजार में एक टैंकर चल रहा होता है। तो हम आसिफ साहब, कराची में पानी नहीं है, उसके बावजूद पानी बिकता है। ये पहले भी बात हुई थी और सिंध से भी पूछा गया था कि जब कराची में पानी नहीं है तो ये बिकता कैसे है, खरीदा किस तरह से जाता है, ये हाइड्रेंट्स कैसे बनते हैं। लेकिन आपने अंदाजा लगाया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, वो उसी तरह से काम चल रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आसिफ साहब, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हुआ। पाकिस्तान के लिए जो तजवीज करदा 27 नुकात थे उस पर अमल दरामद हुआ और इंडिया में तो बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी गई थी कि अब और तब ये ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, लेकिन वो ग्रे लिस्ट से ही मतलब उसको निकाला नहीं गया। ब्लैक में तो नहीं गया, लेकिन ग्रे से भी नहीं निकाला गया। क्या वजह है जो इसको नहीं निकाला जा रहा? कोई बैरूनी कोई ताकत ऐसी है नहीं करने देती है? आखिर वजह क्या है? देखें, जब इमरान, जो मेरी खबरें थी, अगर आप लोग इसकी प्लीज तरदीद कर दें, तो जब नवाज शरीफ आए तो ग्रे लिस्ट में था। फिर मेरा ख्याल है 1 से 18 महीने के बाद जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल गया। उसके बाद जब इमरान खान आए तो दोबारा ग्रे लिस्ट में आ गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वायलेशन हुई थी कि उन्होंने दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट में आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ता है। जब आप मजहब के नाम पे, जब आप ये जो माफिया है, जो कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद में मदरसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसे बाहर से आते हैं। फिर आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग यही नहीं, हमारे बिजनेस के जो हल्के हैं उसमें होती है। फिर आपने देखा जो बड़े टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कोई कह रहा होता है कि जी मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में 24 अरब रुपए किसने डाल दिए। अब मुझे आप बताएं, और ये बात है कि अगर आपके अकाउंट में कोई 24 अरब रुपए डाल दे और आपके पास जब पुलिस आए तो आप बोले मुझे क्या पता भाई 24 अरब रुपए किसने डाले हैं। तो फिर ये स्टेट बैंक की जॉब होती है कि उसको ढूंढे, FIA की वो होती है कि उसको ढूंढे, उसको ढूंढे ही नहीं, उसको पकड़े और सजा दें। आपने कितने मनी लॉन्डर्स को अभी तक सजा दी है? एक को भी नहीं, 0।
बिल्कुल आपने जीरो। कितने रेपिस्ट ऐसे हैं जिनको हम्म, पकड़ने के फौरन बाद सजा दी है? मुश्किल से एक अगर या दो। 2 लोगों को सजा हुई है, वो भी बैनुल अक़वामी प्रेशर के बाद, आपका हम्म, कोई इसमें कमाल नहीं है, क्योंकि अगर आप वो हम्म, सजा नहीं देते ज़ैनब के कातिल को, तो फिर आपके साथ क्या होता? हमने तो हम्म, कंदील बलोच के कातिल को रिहा होते, जिसने खुद कबूला कि जी मैंने मारा है, वो रिहा बिल्कुल, हो गया। तो फिर ये बिल्कुल। शर्म का मकाम है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर दियत का सबसे गंदा निज़ाम मौजूद है, दियत के हम्म, कानून का। कत्ल करो, पैसे दो, छोड़ दो। ड्राइविंग हम्म, कर रहे हो, सामने पुलिस वाला रोक रहा है आपको, आप उसको हिट करो, पैसे दो, हम्म, छोड़ दो। पैसे नहीं भी दो तो पावर यूज़ कर लो। तो फिर लाज़िम बात है, ये आप वो क्या समझते हैं, जो आप कहेंगे वो मानेंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है ना, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब हाँ, ये देखें पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। हम हम्म, जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो बाहर बैठे हैं, वो बताते हैं पाकिस्तान की हकीकत कि भाई ये जो टीवी पे दिखाया जा रहा है हम्म, ये प्लांटेड है। इसी हम्म। ऐसी कोई वो नहीं है। ये असल हकीकत है कि आप लेकिन गरीब आसिम, जी। आसिम साहब, दीद की अगर हम बात करते हैं, इस्लामी ये सजा है, फिर इस्लामी बाकी सजाएं क्यों नहीं दी जाती? हाथ क्यों नहीं काटे जाते? गर्दन क्यों नहीं उड़ाई जाती? उसमें क्यों हम पीछे रह जाते हैं? देखें, सिर्फ हम दीद में क्यों? मुख्तलिफ स्पेसेस पे भी आजकल एक ग्रुप बंदी हो गई है, जिसमें मैं अक्सर हम्म, ये कहता हूँ कि आपको हम्म, बड़ा शौक है ना, हम्म, आपको बहुत शौक है कि नहीं जी इस्लामी कानून होनी चाहिए हर तरह से। हम्म, तो सबसे पहले सूद खत्म करें ना, सूद तो हराम है, बिल्कुल, बिल्कुल। सूद हराम है। हम्म, अभी हमारे यहाँ में एक इत्तला आती है कि जो पार्लियामेंट के जो रिहायशी वो हैं या पार्लियामेंट के अंदर, उधर बगैर हम्म। टैक्स की शराब जाएगी, उस पे टैक्स लागू नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात है ये तो। माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह। 98% कंट्री है उधर शराब पे डिस्कशन हो रही है। एक हम्म, हिंदू उठता है और कहता है कि जनाब ये शराब नहीं बिकनी चाहिए। यहाँ पे हम एज ए हिंदू मैं कहता हूँ पाकिस्तान पे शराब पे पाबंदी लगाएं। हाँ, सिराय 18 या 19 लोगों में ऐसे थे जो उसके साथ थे, बाकी पूरी हम्म, पार्लियामेंट, मुसलमान पार्लियामेंट हम्म, उसके साथ नहीं थी। वो कहते थे नहीं, ये नहीं होगा। हम्म, तो अब उसके बारे में हम क्या बात करें कि आपको बात होती है असेंबली के अंदर, हम औरतों के हकूक की बात करते हैं, उसी हम्म। असेंबली के अंदर माँ बहनों की गालियां। वो भी तो दो बहुत औरतें ही है ना, वो भी सही, दो सही। औरतें ही है ना, माँ और हाँ, बहन। हाँ, जिस हाँ, तरीके से माँ और बहन को रुसवा किया गया, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक कंट्रोवर्शियल बयान आया कि हाँ। जनाब जो खैर मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा, वो बड़ा लेकिन अफसोसनाक बयान था। लेकिन लेकिन आसिम साहब, मैं इसमें बात करूंगी, अगर वहां असेंबली में ये तमाम चीज स्लैंग चल रहा था, जो कुछ कहा जा रहा था, खवातीन वहां क्यों खड़ी रही? वहां से वॉकआउट क्यों नहीं किया? वो क्यों सुनती रही वहां पर? देखें, ख्वातीन भी हमारे यहाँ जो रिजर्व सीट्स पर ख्वातीन आती हैं, वो मम्मी डैडी हम्म, आती हैं। हाँ, 5 to 10% ऐसी ख्वातीनें जो वाकई औरतों हम्म, की खिदमत कर रही हैं, वुमेन हम्म, राइट्स के ऊपर बात करती हैं, निकलती हम्म, हैं, बाकी हम्म। सब मम्मी डैडी टाइप होती हैं। आप सही। देख रही थी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई शीरी मज़ारी को, वो वो यूं क्या कर रहे के थे? नज़ारे, मतलब लग रहा था कि वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई हैं। बिल्कुल तो सही। ऑक्सफोर्ड के तो बिलावल भी पढ़े हुए हैं, इमरान खान भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हाँ, लाजिम बात है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी चलाना पड़ता है ना, चंदे पे भी डिग्री दे देते हैं लगता वो। तो अच्छा। मैं क्या कहूँगा, अब यही कह सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा आसिम साहब, ये बताइए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की बातें हो रही है, इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन के लिए जो आने वाले शहरी थे, उन्होंने मास वैक्सीनेशन सेंटर पे धावा बोला। एक लिहाज से वो थे तो गलत, लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो सही थी। हुआ यह है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है उसकी बचाव की वैक्सीन की किल्लत पैदा हुई, शॉर्टेज हुई, शिकायत सामने आई, और उसके बाद जो बाहर जा पाकिस्तान की तो ठीक है कि पाकिस्तान में वो क्या लग रही है और क्या नहीं, लेकिन जो सऊदी अरब है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ डिमांड्स हो रही हैं कि जी ये लगवा कर आइए। जैसे सऊदी अरब ने कहा कि जब आप आए तो यहाँ पर एस्ट्राजेनिका लगा कर आए या फिर फाइजर कंपनी की लगवा के लाए, और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में शॉर्टेज हुई। तो अब ये बताइए कि हर मुल्क, अभी तो खैर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, चाइना कहता है कि मेरी लगवा कर आ जाइए, कनाडा कह रहा है कि जी मैंने जो नाम बताए वो बताइए, सऊदी अरब में एस्ट्राजेनिका और फाइजर लगवा के आप जा सकते हैं, अमेरिका के लिए कुछ और मसाइल है। तो क्या मतलब, हम पहले ही कोरोना से परेशान थे और अब ये हर मुल्क की, क्या हर दूसरे तीसरे महीने में लगवाते रहेंगे? एक मजाक बना लिया इस वैक्सीनेशन को। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना एक सिस्टम जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो काम ही नहीं कर रहा। आप सोच हम्म, ही नहीं रहे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी
चलती है वो उन पाकिस्तानी, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से चलती है जो कि दुनिया भर में काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से वो लाखों लोग वापस पाकिस्तान आए अपनी जमा पूंजी लेके, और यही वजह थी कि स्टेट बैंक ने बताया कि इस दफा $39 बिलियन हमारे उसमें आए हैं। कोई कामयाबी नहीं थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था, ये वो लोग थे जो बेचारे अपनी जमा पूंजी लेकर आए थे, क्योंकि उस मुल्कों पे उन्होंने घरों में बंद कर दिया था, और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना उस लिहाज से नहीं डैमेज किया जिसने दूसरे मुल्कों में किया। अब वो उनको वापस नौकरी पे जाना है, तो यहाँ पर सिस्टम ये करना चाहिए था उनको कि हर शहर में, बड़े शहर में, जहाँ पे एक खास मिकदार में 2-3 किस्म की जो वैक्सीनेशन थी वो रखी जाती, और कहा होता कि पहले नंबर पे जो है वो उन लोगों का हक होगा जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी में जॉब करते हैं और वो यहाँ से जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं लेकिन जॉब ओवरसीज में करते हैं, उनके लिए ये वैक्सीन है। और वो बेशक आप पैसे रख देते हैं उसके लिए 6,000 मिसमैनेजमेंट, क्योंकि जिसकी जॉब है ना उसने तो जाना ही जाना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। अब मैं देख रहा था कि आसिम साहब लोगों के वीजे जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि लोगों के वो जो लोगों के वीजे कैंसिल हुए हैं, तो ट्विटर पे लोगों ने लिखा हुआ था कि जनाब आप वैक्सीन उन लोगों के लिए फराहम करें, मेरा जो है मेरी नौकरी भी चली गई है, मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया, अब मेरे को आप वैक्सीन कोई भी लगा दें, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। सही बात है। अब जो वो पैसे भेजता था $500 या 500 दरहम या वो 500 दिनार, अब वो पाकिस्तान के ऊपर लायबिलिटी हो गया है। तो ऐसे एक नहीं लाखों लोग मौजूद हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर इस तरह लोग वापस नहीं जा सके, क्योंकि सऊदी अरब हो, कनाडा हो, अरब एमिरेट्स की जितने भी सारे मुल्क हैं, ये सब जो हैं इन्होंने कह दिया कि जी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम जो है वो अगर आपने ये किया तो वेलकम। PIA को अरब एमिरेट्स के कई, सऊदी अरब पता नहीं किन किन ने अभी भी बैन किया हुआ है। इंडिया में सबसे ज्यादा वायरस था लेकिन उनके लिए खोल दिया गया है। तो ये क्या है? ये रिलेशन है। आप रिलेशन ही नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप अपने लोगों को सर्व ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। फिर कहते हैं हम 3 साल, अरे आप जंगी बुनियादों पर काम करें भाई, आप छोड़ दें अपोजिशन का पीछा, आप अपोजिशन से मुझे जाओ, तुम लोग, मुझे मुल्क के लिए काम करना है। आसिम साहब, मुझे अपोजिशन से बिलावल भुट्टो याद आ गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान ने वादा किया था कि वो कश्मीर के सफीर बनेंगे और कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे। सो कश्मीर के सफीर बनते बनते कुलभूषण यादव के वकील बन चुके हैं। सही है? कश्मीर को कहते हैं दे चुके हैं वो, ऐसा ही है? देखें, कश्मीर पे तो बहुत अरसे पहले ये बात हो गई थी कि जब कश्मीर को 370 लगाया और हमारे जो सो कॉल्ड क्यों कहूँ मैं उनको, मैं बिल्कुल उनको पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह के उनके बयानात हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिनके हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जब गांव में रहते हैं तो उनकी ड्यूल पर्सनैलिटी हमें समझ में आ जाता है कि किस किस्म के जहन के लोग हैं ये। जब वो कहते हैं कि 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है, तो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। अगर बिलावल भुट्टो कहते हैं तो वहां पे उन्होंने बिल्कुल 100% सही कहा कि जब 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है तो इंडिया जो भी करे, आप कौन होते हैं? इंडिया इलेक्शन कराए, इंडिया वो उनका कश्मीर है, वो जो कुछ करें। आप कहते हैं जैसे ही मोदी ने ये सारे काम किए थे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर पे, तो लोग गुस्से में निकल के LOC पे जा रहे थे, तो हमारे वजीर आजम थे, कहते हैं आप LOC पे नहीं जाएं, आप क्यों जा रहे हैं LOC पे, क्यों? क्योंकि हमारे अयाज साहब एक थे जियो के रिपोर्टर, उन्होंने कहा टीवी पे अपने बैठ के कि मेरे पास सबूत हैं कि हमारी अस्करी क़यादत और गवर्नमेंट दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके ये अमल किया गया है। और उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ, ये उसकी जबान का इंटरव्यू मैंने खुद किया था उसके साथ इंटरव्यू, ये था कि उन दोनों ने कहा था कि हम सिर्फ जबानी बयानात तक रहेंगे, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। वही हुआ, पाकिस्तान में एक गमला भी टूटा, एक झंडा जला, इंडियन नहीं जला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था हम बयान, और वही तक हुआ कि जी इधर चलो कश्मीर ये और कश्मीर ये, और आज कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कल इलेक्शन हो जाएंगे, परसों जो है कश्मीरियों को वो सारे राइट्स वो दे देंगे।
भूल जाए कश्मीर के नाम पे जो बचपन से चूरन बेच रहे थे कि जनाब वही था। कश्मीर हमारा जो है वो शहरत से भी सही। करीब है और ये है, वो सब मलिया मेट आ- हो गया। अच्छा आसिम साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोग बड़े इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उसके कुछ अरसे के बाद आफ्टर शॉक्स आने लगे, और अमेरिका कहते हैं सब लोग कि अमेरिका को ना करना इतना आसान नहीं। पहले लाहौर धमाका हुआ, उसमें कहा गया कि बैरूनी हाथ था। फिर एफएटीएफ, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। फिर तीसरा जुल्फी बुखारी जो है, उनको इसराइल की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें कहा गया कि जनाब ये वहां उनका आना जाना है। तो पाकिस्तान में तो यही कहा जा रहा है कि ये एब्सोल्युटली नॉट जो कहा है इमरान खान ने, इतनी आसानी से अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या ये सही मुझे है? हैरत होती है, इस गवर्नमेंट को जुल्फी बुखारी का नाम लेना चाहिए, जो रिंग रोड के करप्शन में माने जाते हैं। मतलब एक शख्स अपनी मिनिस्ट्री इस वजह से छोड़ता है क्योंकि वो करप्शन है, वो करप्ट है, और वो समझता है कि भाई जब तक मेरे पे ये दाग लगा हुआ है मैं मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो उसका नाम ही लेना यहाँ बेकार है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जहां तक धमाकों की बात करते हैं कि वो एक औरत की फौरन आई थी जब लाहौर में जो धमाका हुआ था कि एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने यहाँ मोटरसाइकिल पार्क की और ये पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, इन्होंने उससे पूछा तक नहीं कि तुम कौन हो, क्यों हो, मोटरसाइकिल खड़ी करके कहाँ जा रहे हो, और उसके 10 मिनट के बाद धमाका हो गया। ये स्टोरियां बनाई जाती हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जितनी भी चीजें की, बल्कि और किसी मुल्क ने भी किए, वो अस्करी क़यादत से वन मैन शो है। जो अस्करी क़यादत का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह देता है, वो कह देता है ठीक है जी। और अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ी बगावत भी सामने आई। हमने देखा दर्जनों जो हैं वो आला किस्म के जनरल्स और ब्रिगेडियर और पता नहीं किन लोगों को गिरफ्तार किया गया कि जनाब वो कत्ल की साजिश थी और जो भी थी। तो अब जब आप आएंगे, जब आर्मी का एक वो था कि 3 साल के बाद आपने चेंज होना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो फिर वहां पे भी अनापरस्ती चल रही थी, वहां पे भी एक सिस्टम को तोड़ा गया। तो अब लाजिम बात है, आर्मी के अंदर एक सिस्टम है, वो सिस्टम से आप जाएंगे तो वो लाजिम बात है पूरी आर्मी का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। आसिम साहब, आपसे बातें करने में बड़ा मजा आता है, इतनी तफसील हमें मालूम हो रही होती है, लेकिन आपको पता है कि वक्त हमारे पास बड़ा महदूद होता है। जाने से पहले अपने नाजरीन से अल्लाह हाफिज कहने से पहले और उनसे इजाजत लेने से पहले आपसे कहूंगी कि कोई एक आखिर में हमें मैसेज जरूर दे दीजिए। अच्छा, मैसेज मैं सिंपल यही कहूँगा कि आजकल काफ़ी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग के हवाले से कि जी वो पास हो गया है बिल और सेनेट में जाना है, तो इतने लाख वोट मिलेंगे, 70 लाख वोट आ जाएंगे, ये एक स्कैम है। क्योंकि अब आपके पास क्योंकि जो इमरान खान के इलेक्शन में हुआ, वो अब लोगों को पता चल गया कि जी I-45 वो जो फॉर्म्स होते हैं मुख्तलिफ, वो फौरन शो करने पड़ते हैं। अब आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का सहारा होगा, वो किस तरीके से होगा मैं बता देता हूँ कि जो कोई शख्स 2000 वोट से जीत रहा होगा, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट लाके दाखिल कर दिया जाए। जब जमीनी हकायक को चेंज किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक हकायक को तो यूं चेंज किया जा सकता है क्योंकि पीछे कोई है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि किसने क्या किया। वाशिंगटन से बैठ के आसिम सिद्दीकी ने अपना वोट तो एबीसी को डाल दिया, लेकिन क्या वो एबीसी के उसमें भी गया? इफ और देन 2 कमांड होती हैं, वो लग जाएंगी। उसके बाद जो है वो जो 2-4 हजार 10,000 वोट से जीतने वाले होंगे, उसको ठक से वो स्विच करेंगे, अपनी मर्जी के लोग लेकर आएंगे। नंबर 1, एक तो ये खदशा है क्योंकि हम जमीनी हकायक को इतनी आसानी से चेंज कर देते हैं, मुंह पे होने वाले हकायक को हम आसानी से चेंज कर देते हैं। हम हमारे जर्नलिस्ट अगवा होते हैं, पुलिस की वैन उनको पकड़ के ले जा रही होती है और अदालत में कहते हैं कि नहीं जी वो पुलिस वाले नहीं थे। ये जमीनी हकायक है। हमारे एक जर्नलिस्ट को गोली लगती है, वो पीटीआई के लोग कहते हैं नहीं जी ये मजाक कर रहे हैं, इनको कोई गोली वोली नहीं लगी, बाद में प्रूव होता है गोली लगती है। हम एक जर्नलिस्ट को घर में घुस के मारते हैं और कहते हैं हम इस एजेंसी के हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी नहीं मारा, फिर उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा तो मारा था, तो ये इतनी ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा है? मतलब ये वो जमीनी हकायक हैं जो चेंज तो आप मुझे आप बताएं कि जो कंप्यूटर पे होगा वो कहाँ जाएगा? अच्छा, नंबर 2, अगर हम पाकिस्तान से बाहर ना पाकिस्तानी हैं
और बड़े जज्बाती पाकिस्तानी हैं। हम्म। 10-10, 15-15 साल की दोस्तियां लोगों ने छोड़ दी हैं, क्योंकि वो कोई पीटीआई का था तो कोई मुस्लिम लीग का था, कोई एग्री करता था, कोई नहीं था। उसके एग्री और डिसएग्री में इतने ज्यादा इख्तलाफात होते थे कि वो दोस्ती खत्म हो गई। अगर ये ठीक है। ओवरसीज के हुआ तो इलेक्शन में जो है वो ये होगा कि एक ही जगह 2-2, 3-3 कैंप लगे होंगे, हाँ लोग एक हाँ दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। पाकिस्तान के झंडे के अलावा वहाँ पर पीटीआई का झंडा लगा होगा, एमक्यूएम का झंडा लगा होगा, मुस्लिम लीग का झंडा लगा होगा, काफ लीग का झंडा लगा होगा, पीपल्स पार्टी का झंडा लगा होगा, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाने से बिल्कुल। महरूम हो जाएंगे। ये मेरा अपना तज्जिया है, इससे हम्म, लोग एग्री कर सकते हैं, ठीक है। डिसएग्री कर सकते हैं। तो बस मैं बिल्कुल। यही कहूँगा कि जो आस भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और हम सब की यही ख्वाहिशात हैं कि पाकिस्तान आमीन, आमीन। आसिम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, और जनाब सोशल मीडिया पर कैपिटल टीवी वाशिंगटन ट्विटर हैंडल और फेसबुक का जो हमारा ऑफिशियल पेज है उससे कनेक्ट रहिए। ज़िंदगी न वफ़ा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.